सफलता, कामयाबी और संघर्ष पर किसी ने क्या खूब कहा है। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जी हां, वक्त को मुट्ठी में करने वाले, सक्सेस को अपना गुलाम बनाने वाले, ऐसे ही एक जांबाज अफसर की कामयाबी के राज जानेंगे उन्हीं से। लेकिन पहले देख लेते हैं उनका अब तक का सफरनामा। भारतीय पुलिस सेवा 2005 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अफसर हिमांशु शुक्ला किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले हिमांशु ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कम्युनिकेशन में बीटेक किया, लेकिन देश प्रेम और एडमिनिस्ट्रेशन में दिलचस्पी के कारण यूपीएससी की परीक्षा दी और सेलेक्ट हुए। हिम्मतनगर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली। उसके बाद तो वो आगे ही बढ़ते गए। देश दुनिया के मीडिया में वो तब सुर्खियां बने जब गोधरा कांड और उसके बाद भड़की हिंसा के 4 महत्वपूर्ण केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उन्हें मिली। उन्होंने न सिर्फ गोधरा केस की जांच को अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि इस कांड के मुख्य साजिशकर्ता को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भरूच में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या के केस को सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाई। अपने काम करने के अंदाज के कारण वो अक्सर बड़े अफसरों की आंखों की किरकिरी भी बने रहे, इसलिए उन्हें बार बार तबादलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो हर मुश्किल के बाद आगे ही बढ़ते गए। उनका नाम आज पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे कुशल ऑफिसर्स में शुमार है। तो उन्हीं से जानते हैं उनकी सफलता और संघर्ष की कहानी। एक ऑफिसर जो देश चलाता है, एक ऑफिसर जिसका सीधा वास्ता होता है जनता के साथ। वो जनता को जानते हैं, जनता को पहचानते हैं, जनता को समझते हैं। ऐसे ही एक दिलेर जांबाज ऑफिसर हमारे साथ में है, श्री हिमांशु शुक्ला। स्वागत है सर हमारे इस खास पेशकश में। थैंक यू सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बचपन से ही ख्वाब था कि आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, कैसे बना, ये यात्रा कैसी रही आपकी? विवेक, मेरे फादर कोल इंडिया में सर्विस करते हैं, तो उस समय तो आईपीएस और आईएएस क्या होता है नहीं मालूम था, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ा तो पता चला कि ये सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी कुछ करने का मौका देती हैं, समाज की सेवा करने का मौका देती हैं। तो धीरे धीरे चाहत बढ़ी और एग्जाम दे करके फिर आईपीएस में सेलेक्ट होकर के गुजरात में आए। कोई संघर्ष आपने किया आईपीएस बनने के दौरान? विवेक, ये एग्जाम ऐसा है कि एग्जाम ही खुद में एक संघर्ष रहता है। शुरुआत में क्या होता है कि आदमी सोचता है कि यूपीएससी की परीक्षा देंगे, फिर उसके बाद पता चलता है कि किस प्रकार के चैलेंजेस हैं। जैसे कि आईआईटी खड़गपुर से एजुकेशन पूरा करने के बाद प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो प्राइवेट जॉब छोड़ करके फिर यूपीएससी की तैयारी करना, एग्जाम देना, ये पूरी प्रक्रिया 1 साल कम से कम लेती है। कईयों के लिए 2 साल, कईयों के लिए 3 साल। तो प्रक्रिया जो होती है और समय जो जाता है वो काफ़ी तकलीफ दे और टेंशन वाला होता है। तो ईश्वर की कृपा से कुछ लोग क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग बदकिस्मती से रह जाते हैं। तो क्लियर जो रह जाते हैं उनकी पीड़ा देख करके बड़ी तकलीफ और टेंशन होती थी उस समय। सर, आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में आपने कैसे अपनी जर्नी आगे बढ़ाई? क्या क्या चैलेंजेस आपने लिए? विवेक, गुजरात कैडर जब केंद्र सरकार में से डीओपी कैडर अलॉट करती है, वो कैडर एलोकेशन काफी हद तक हमारे समय में किस्मत के आधार पे होता था कि किसको कौन सा कैडर मिलेगा, उसमें ज्यादा से नहीं रहता था। तो मुझे गुजरात कैडर मिला। गुजरात, उसके बाद ट्रेनिंग पहले मसूरी में, फिर हैदराबाद में। हैदराबाद और मसूरी दोनों ही ट्रेनिंग काफी चैलेंजिंग, काफी कुछ सिखाने वाली, लेकिन सभी के साथ करते करते वो ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। फिर गुजरात में आकर के शुरुआत में प्रोबेशनर पीरियड होता है। प्रोबेशनर पीरियड भी में आदमी को सीखने का समय और एक्सप्लोर करने का समय ज़्यादा मिलता है। तो उस समय भी बड़ौदा रूरल में पोस्टिंग हुई, काफ़ी कुछ सीखने मिला, एक्सप्लोर करने मिला। उसके बाद से क्राइम ब्रांच में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एसपी थे 1.25 साल। फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच में आने के बाद काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े और काफ़ी मज़ा आया काम करने में। सर, आईपीएस ऑफिसर आप बन गए, अपने बड़े संघर्ष के साथ में आप इस पोजीशन पे पहुंचे। आईपीएस बनने के बाद में आपके सामने ऐसे कई केसेस आए होंगे जिसमें आपने बड़ी दिलेरी और हिम्मत के साथ में काम किया। कुछ ऐसे केसेस आप बता सकते हैं जिसके जरिए आपने काफी मशक्कत करने के बाद में एक टीम को लीड करके आपने उसको जीता हो, उस पर्टिकुलर चैलेंज को?
चैलेंजेस काफ़ी आए। उदाहरण के तौर पे जब प्रोबेशनर पीरियड पे थे तो एक लूट हुई तो प्रोबेशनर ऑफिसर का ये होता है कि किसी भी तरह से करने का वो उत्साह काफ़ी ज़्यादा होता है, शुरुआत में और भी ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में एक आरोपी के पीछे गए और उसमें क्रॉस फायरिंग हुई, पेट में गोली लगी। ईश्वर की कृपा से ऐसी जगह गोली लगी कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया। उसके बाद अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के समय क्राइम ब्रांच के साथ अटैच किया गया था। उस समय जिस तरह के ऑपरेशन हुए, साथ में जाने का मौका मिला, कुछ आतंकवादियों को उठाने का टीम के साथ मौका मिला, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था। फिर क्राइम ब्रांच में जब थे तो सबसे ज़्यादा दिल दुखता है जब बच्चों का किडनैपिंग हो जाता है। उस समय ये लगता है कि हमारी एक छोटी सी भूल और किसी बच्चे का जिसका पूरा भविष्य बाकी है, जिसके प्रति उसके माँ बाप का पूरी प्रेम और पूरा उसको जीवन देखना है वो बाकी है, उसको हमारी गलती के कारण कुछ ना हो जाए। तो उसमें हर एक निर्णय बड़ा सोच विचार के लेना पड़ता है और उसमें बच्चे को जिंदा छुड़ा के लाना बहुत ज़्यादा खुशी देता था। तो एक मुझे 2 केस ख्याल है। उस समय दिवाली का ही समय था, 2011 की दिवाली थी और दिवाली के एक दिन पहले मतलब काली चौदस जिसको कहते हैं गुजरात में, उस दिन किडनैपिंग हुई। वो किडनैपिंग के बाद वो बच्चों की फोटो जब उनके पेरेंट्स लेके आए तो लगा कि कुछ भी हो जाए, दिवाली और बाकी त्योहार तो सभी बाद में मना लेंगे, लेकिन इन बच्चों को छुड़ा के लाना। तो अच्छे से याद है कि जब 7 दिन बाद बच्चे को जिंदा छुड़ा के लाए, आरोपी को सभी को पकड़ लिए गए, पैसे भी जो माँ बाप ने दिए थे वो वापस ले आए। तो उस दिन पूरी ब्रांच में दिवाली के जैसा माहौल था और वो ऐसी घटनाएं, ऐसे सारे समय हमेशा ये उत्साह देते हैं और ये जज्बा देते हैं, कुछ भी तकलीफ हो काम में मन से करना है और पूरे समर्पण के साथ करने की प्रेरणा हमेशा मिलती है। एक ऑफिसर के तौर पे आपको कानून से बंधे हुए हैं, कानून साथ में है, जो भी काम करना है कानून के दायरे में रह के करना है, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं बनी जिसको लेकर दिल दहल जाता होगा कि यार ये कैसे हो गया, मुझे कैसे किसी भी तरीके से करना है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं? काम भी देखना है, कानून भी देखना है, दिल की भी सुननी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी की कुछ ना कुछ जवाबदारी होती है और कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कुछ चीजों से बंधे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई आरोपी आपको लगता है कि इसने 6-7 मर्डर किए हैं तो एक घृणा सी उसके प्रति आपके मन में आती है, लेकिन आपकी जवाबदारी है कि आप उसको पकड़ के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कीजिए, अच्छे से अच्छे एविडेंस कलेक्ट कीजिए और ट्रायल स्मूथली चले और ट्रायल के बाद उसको सजा हो। अगर इस जवाबदारी के बाहर जाकर के हम लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कि हम ये सोचने लगे कि नहीं हम ही इसको मार करके और समाज का दूषण दूर कर रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूटी मतलब आपके अथॉरिटी के बाहर आप जा रहे हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आपकी जवाबदारी कोडिफाई है और उसमें अथॉरिटी भी काफी, उस अथॉरिटी का बेस्ट यूज करके इनके बाहर ना जा करके काम करना है पुलिस का पहला फर्ज। तो सर, जब आपके जो इंसिडेंट आपने बताया कि पेट में गोली लगी, तो उस वक्त तो आप काफी नए ऑफिसर थे, तो घर से भी वो हुआ होगा और एकदम पूरा माहौल बिगड़ गया होगा एक तरह। विवेक, शुरुआत ये सारे काम करना शुरुआत में ही संभव रहता है कि आदमी कहीं भी चला जाए, कहीं भी, फिर धीरे धीरे जवाबदारी बढ़ती है, आपके अंडर सबऑर्डिनेट्स आते हैं, आप सबऑर्डिनेट्स को भेजते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। तो शुरुआत में जब ये हुआ तब इसमें एक विवेक ऐड करूंगा, मेरा जो यूपीएससी में रैंक था वो आईएएस का रैंक था, तो और हमने फर्स्ट चॉइस आईपीएस भरी हुई थी, तो आईएएस मिल सकता था लेकिन फर्स्ट चॉइस आईपीएस होने के कारण आईपीएस मिला। तो उस समय घर में नाराजगी थी कि अगर आईएएस लिए रहते तो ये सब तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब जब पिछले 10 साल की नौकरी करीब करीब होने आ रही है तो ये लग रहा है कि ना, निर्णय एकदम वाजिबी था और मन को पूरी संतुष्टि है अपने जो भी निर्णय लिए थे उस समय उससे आज। तो बहुत बड़ी बात बताई सर आपने, बहुत कम ऑफिसर होते हैं जो आईएएस की पोजीशन छोड़ के आईपीएस में आते हैं, लेकिन इट्स अ गुड डिसीजन। एक सभी जगह के अलग अलग चैलेंज हैं, जर्नलिज्म के अलग चैलेंज हैं,
जिस भी फील्ड में जो जाता है उसको अलग चैलेंज और वहाँ एक्सेल करने का पूरी अपॉर्चुनिटी है आज के समाज में, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो शेफ हो, चाहे लॉयर हो, हर एक फील्ड में पूरी अपॉर्चुनिटी। उसी तरह से मेरा मानना है कि समाज इतने इवन डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है समय के साथ कि आप किसी भी फील्ड में अच्छे से कीजिए, समाज आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस फील्ड में एक्सेल करें और अपना नाम कर सकें। सर, आप क्राइम ब्रांच में भी रहे हैं, अब एटीएस में है, क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में आपने कभी कोई रिसर्च की है या सोचा है कि कैसे क्राइम को उसको कंट्रोल किया जाए, उसकी जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ी कम की जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? विक, ये एक डेमोग्राफिक पैटर्न स्टडी करके, क्राइम पैटर्न स्टडी करके हमेशा ऑफिसर को अपने जुरिसडिक्शन में समझना चाहिए कि किस तरह के गुनाह बन रहे हैं और उन गुनाह को कम करने के लिए क्या करें। फॉर एग्जांपल, अहमदाबाद शहर में मैं था क्राइम ब्रांच में, तब मैंने देखा कि जो सेंसेशनल ऑफेंस है उसमें बाहर की गैंग्स ज्यादा एक्टिव थी। आप विशाल गोस्वामी ले लीजिए या नकली पुलिस के केसेस ले लीजिए या फायरिंग के सेंसेशनल केसेस में बाहर की गैंग्स ज्यादा एक्टिव थी। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के बिना आप बाहर की गैंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कई लेवल पे हो सकता है, इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर टू सब इंस्पेक्टर, सीनियर ऑफिसर्स टू सीनियर ऑफिसर्स। उसको आप इनकरेज करिए अपने सबऑर्डिनेट्स को कि तुम्हारा सभी दूसरे स्टेट्स में पहचान होनी चाहिए, तुम उनको काम पड़े तुम हेल्प करो, तुम्हारा काम पड़ेगा वो हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक ऐसी चीज है कि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व होती जा रही है। आज एंड्रॉयड फोन्स हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, आईओएस फोन्स हैं, आईओएस एप्लीकेशंस हैं, उनसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप फील्ड में जो ऑफिसर है, कांस्टेबल है, उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कांस्टेबल था क्राइम ब्रांच में, दिलीप ठाकुर, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बहुत सिंपल सा। उसमें आप गाड़ी का नंबर डालिए, ओनर नेम और वो स्टोलन है कि नहीं ये आ जाएगा। 17% से डिटेक्शन बढ़ के व्हीकल थेफ्ट का उसके सॉफ्टवेयर के कारण 35% तक पहुंच गया, क्योंकि कांस्टेबल रोक के पूछ सकता है कि ये गाड़ी किसकी है। आपने अगर बताया कि ये गाड़ी विवेक भट्ट की है तो हाँ बिल्कुल ठीक है ये गाड़ी। अगर वो चोरी की गाड़ी है तो आप बता ही नहीं सकेंगे कि इसका ओनर कौन है। तो ऑन द रोड उस कांस्टेबल को आप एम्पावर कर रहे हैं। तो और ऐसी स्किल्स काफी पुलिस वालों में है जो कि आपको मार्केट में लाखों रुपए खर्च कर दीजिए तो भी नहीं मिलेगी। क्रिमिनल ये सोचता है हमेशा कि हम जहां से सोचना शुरू करते हैं पुलिस पता नहीं कब सोचेगी और उनकी मॉडल्स ऑपरेंडी क्रिएट हो जाती है। आप इसे किस तरह से डील करते हैं कि क्योंकि हर बार हर केस में एक नई मॉडल्स ऑपरेंडी आती है, पता ही नहीं चलता कि मॉडल्स ऑपरेंडी क्या है। क्रिमिनल्स को एडवांटेज क्या है कि हमको मालूम नहीं है वो कब क्राइम करने वाला है। हमको एडवांटेज ये है कि उसकी एक गलती और हम उसको पकड़ लेंगे। तो मान लीजिए उसने एक बार क्राइम किया, उसको सफलता मिल गई और पुलिस को क्लू नहीं मिली, लेकिन हमारा ये मानना है कि कुछ ना कुछ पैटर्न वो जरूर छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर छोड़ के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक केस का आपको उदाहरण दूंगा कि उस केस में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में जो चिप छूट गई, वो चिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई और वो चिप स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर एक खास कंपनी से कराई गई थी। आप उसको बैक ट्रैक करते करते आप एक्चुअल एक्यूज तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं और मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ क्लू छोड़ करके क्रिमिनल जरूर जाता है और उसी को आप ध्यान से देखिए। मोस्टली ये कॉमन सेंस है और थोड़ा सा स्टडी है। एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी क्राइम ब्रांच ने यूज कर रही है, पूरी सिटी, अहमदाबाद सिटी यूज कर रही है, पिनाग, प्रोग्राम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड क्रिमिनल्स। उसमें आप मोडस ऑपरेंडी बस कुछ भी वर्ड टाइप कीजिए, फॉर एग्जांपल चप्पू, रिक्शा और लूट टाइप कीजिए। जितने एक्यूज्ड उस ऑफेंस से पकड़ाए हैं, पूरी लिस्ट, उनकी हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स। तो वही कहना है मेरा कि अब क्या हो रहा है कि ऑफिसर्स का ट्रांसफर जुरिसडिक्शन जल्दी चेंज हो रहा है। क्रिमिनल्स भी एक जगह से आकर के दूसरी जगह क्राइम करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद का अहमदाबाद करेगा। तो उस कारण से आपको टेक्नोलॉजी प्लस कॉमन सेंस और थोड़ी स्टडी ऐड कीजिए तो क्रिमिनल्स पे कंट्रोल, और गुजरात पुलिस ने बड़ी अच्छी सफलता पाई है पिछले 7-8 साल से अपने देखे। तो कोई भी क्रिमिनल ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं पुलिस पे भारी पड़ा हूं, सभी पे पुलिस ही फाइनली भारी पड़ी है। आजकल की पुलिसिंग में दो आपके सगे भाई हैं, एक तो एफएसएल है और दूसरा आपके साथ में टेक्नोलॉजी है।
इन दोनों चीज का कैसे समन्वय आप बैठाते हैं? कितना आपको आपकी ताकत बढ़ जाती है एफएसएल को? फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फैसिलिटी है कि एविडेंस को आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर रहे हैं। और फॉरेंसिक साइंस जो गुजरात में फैसिलिटी है, इंडिया की तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, वर्ल्ड लेवल में भी काफी अच्छा नाम है। तो कई क्राइम्स में ऐसा होता है कि कि आपको जब स्टेब्लिश करना है कोर्ट में, कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन जो एविडेंस वहां छूट गए, बुलेट जो है और वेपन जो है उसको मैच कराना है। अहमदाबाद गुजरात फॉरेंसिक साइंस लैब में बैलिस्टिक की बहुत अच्छी फैसिलिटी, साथ साथ इसकी ब्रेन मैपिंग, नार्को, ये सब की एक्सक्लूसिव फैसिलिटी जो गुजरात एफएसएल में, उसका फायदा गुजरात पुलिस को केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में हमेशा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। सर, अभी तक की आपकी सर्विस में ऐसा कोई केस या ऐसा कोई आपको अंदर गम रह गया है कि यार ये मैं नहीं कर पाया, या इसमें मैं सक्सेस नहीं मिली लेकिन ये मैं करना चाहता था, और आप काफी उससे दुखी हुए हो? सभी के उसमें कैरियर में कुछ ना कुछ रहता ही है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के समय जो रियाज भटकल वगैरह यहाँ से गुजरात ये इंडिया छोड़ के भागने में सफल हुए, फिर विशाल गोस्वामी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, लेकिन एक ये रहता है कि हम क्यों नहीं पकड़ पाए जब तक हम थे, तो कोई ना कोई अफसोस तो रहता है, लेकिन ये लगता है कि चलो पकड़ा गया। अब उम्मीद है कि रियाज भटकल को भी आज नहीं तो कल पकड़ने में किसी न किसी को सफलता जरूर मिलेगी। सर, पुलिस में टीम वर्क होता है, और ऐसे में एक ऑफिसर को अपने तमाम सबॉर्डिनेट जो दूसरे ऑफिसर हैं, कांस्टेबल से लेके पीआई, पीएसआई, डीवाईएसपी, अपने हायर अथॉरिटीज के एसपी, तो इन तमाम लोगों से जब समन्वय बनाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं अपने नीचे के स्टाफ में एक हौसला अफजाई, मोरल बूस्ट रखने की बहुत जरूरत होती है। आपने ऐसे कौन से तरीके अपनाए, या आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने टीम का मोरल बूस्ट रखते हैं? एक उसमें सभी इंसान का व्यवहार अलग रहता है, उसी तरह सभी ऑफिसर्स का सबऑर्डिनेट से डील करने का, पीयर से डील करने का तरीका अलग रहता है। हमारे साथ ये रहा कि मेरा ये रहा कि आप सबऑर्डिनेट ने अगर जानबूझ के बदमाशी नहीं की है और कोई भी इशू क्रिएट हुआ है, तो वो पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फील्ड में गया है, वहां कुछ हो गया है, तो एक विश्वास आपके ऊपर सबऑर्डिनेट का, सबऑर्डिनेट के ऊपर आपका, अगर वो म्यूचुअल ट्रस्ट है तो फिर काम करना बहुत सरल हो जाता है। फिर आप उसको सुपरवाइज नहीं करते हैं बल्कि गाइड करते हैं। तो मेरा वही रहा कि काम बता करके और फिर उसके गुड इंटेंशन पे छोड़ देना, और उसमें कुल मिलाकर के विवेक अभी तक मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। कभी भी मेरे साथ धोखा करके किसी ने कोई बदमाशी की हो, ऐसा कोई सबऑर्डिनेट ने किया हो, ऐसा कभी ध्यान में नहीं आ रहा है। सर, जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि समाज में अगर क्राइम दूर करना है, समाज को स्वच्छ रखना है, तो जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है उतनी जिम्मेदारी समाज की भी है, आम जनता की भी है। तो एज अ ऑफिसर आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं जनता से कि वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करे? कई केसों में ऐसा होता है कि आई विटनेस के तौर पे पब्लिक रहती है। हम ये नहीं कहते हैं कि कहीं कोई बनाव बन रहा है तो आप अपनी जान जोखिम में डालिए। अगर आप किसी की जीवन बचा सकते हैं उससे बढ़िया काम कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ देखा है तो कोर्ट में डिपोजिशन के समय आप अगर उस पे टिकेंगे, आप सही फैक्ट्स जाहिर करेंगे, आप सामने से आके पुलिस को बताएंगे कि हाँ मैं था, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अपना काम छोड़ करके शायद 1 या 2 दिन कोर्ट में आना पड़ेगा, डिपोजिशन देना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये जवाबदारी है। सर, यूथ के लिए जो नया यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो किस तरीके से उनको करनी चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी, रणनीति बनानी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद में कि वो इसमें सक्सेस हो? ऐसी कोई टिप्स जरूर दीजिए। विवेक, पहले से सब्जेक्ट डिसाइड कर लें, तय कर लें कि ये करना है, तो जो ऑप्शनल है उनमें से उनको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और उसके साथ साथ यूपीएससी ज़्यादा है करंट नॉलेज के बारे में, बजाय कि डीप नॉलेज किसी सब्जेक्ट का। उसमें यूपीएससी के एग्जाम में आपको एक जो जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसमें करंट सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ना, करंट अफेयर से अपडेट रहना, साथ में इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक ओवरव्यू उनके पास ज़रूर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 10th 11th 12th की, उनमें भी काफ़ी सब्सटेंस यूपीएससी से रिलेटेड मिलता है, उसको पढ़ें।
सर वर्किंग आवर्स तो आपके बहुत ज्यादा हो जाते होंगे, लेकिन ऐसे आफ्टर वर्किंग आवर्स आपकी क्या हॉबीज हैं या क्या करते हैं आप ऐसे खाली टाइम पे? क्राइम में छूट गई थी, अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं वापस चालू करने का। स्क्वैश कोर्ट्स हैं तो सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, अभी तक तो सब कुछ प्लानिंग में ही है, तो स्क्वैश खेलने के लिए सोच रहे हैं ज्वाइन करेंगे। बाकी सर कोई मूवीज या कोई सिंगिंग है, ऐसा कोई आपका रुचि रही है? सिंगिंग तो नहीं, मूवी देखना इंडिया का नेशनल पैशन रहा ही है, क्रिकेट मैच देखना रहा है तो वो चालू है। वैसे का वैसी मूवी छोड़ते नहीं है कोई भी है। कोई मूवीज से कभी कोई चीज सीखने मिली हो आपको? मूवीज काफी सभी को इंस्पायर और इम्प्रेस तो करती हैं, तो क्राइम डिटेक्शन में भी कई बार उन लोग जिस तरह का थॉट प्रोसेस पुट करते हैं तो वो पुलिसिंग में भी कई बार काम आता है। ऐसे कई एग्जांपल्स मेरे ध्यान में आ रहे हैं जहाँ पे मूवी में कुछ हुआ हो, उसको देख करके पुलिस ने इम्प्लीमेंट किया हो। जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग जो यूएस की मूवीज में दिखलाता है, ये एकलव्य सिस्टम जो डेवलप किए वो भी यूएस की मूवीज में ही देख करके क्राइमिनल्स ने बनाया है कि यूएस में कंप्यूटर गाड़ी में बैठ करके लैपटॉप में वो व्हीकल नंबर डाल करके व्हीकल का ओनर चेक कर सकते हैं। तो क्राइम में भी ऑफिसर्स ने सोचा कि हम क्यों ना करें, बस तो मूवीज से तो हमेशा इंस्पिरेशन मिलती ही रहती है। सर पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लेके बार बार मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा आती है। कहीं भी कोई तो टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, कितना भी अच्छा काम करो लेकिन कुछ एक काम में ऐसा हो जाता है जिसमें टीका टिप्पणी। तो उस टाइम पे कैसा लगता है आपको? उस टाइम पे क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है, हम इतना काम करते हैं, कहीं भी ऐसा दबाव फील करते हैं आप? ये बात सही है विवेक, लोग जानते नहीं हैं कि क्या है हकीकत और मान लेते हैं। न्यूज में कुछ आता है, प्रिंट में कुछ आता है, तो खुद को मालूम होता है कि ये काम हमने एकदम सच्चाई से किया है, समाज की बेहतरी के लिए किया है, अपने फर्ज के भाग के तौर पे किया है। लेकिन जब गलत आता है दुख होता है, लेकिन फिर ये समझ में आ जाता है कि पब्लिक निगेटिव पढ़ना चाहती है। आज एक जो कंसेप्ट है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, अच्छी न्यूज कोई नहीं पढ़ना चाहता। ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, करीब करीब सभी फील्ड में ये लागू पड़ता है। तो फिर वो मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखना बंद हो जाता है ऑफिसर्स का, और जब तक वो शट डाउन नहीं होगा तब तक आपको काम करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपके बारे में जब गलत छपता है तो इतना ज्यादा दुख होता है कि आप यही सोचते हैं कि अब अगली बार काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो एक दूसरा थॉट रहता है कि काम मैंने ना मीडिया के लिए किया है ना समाज के लिए किया है, अपने आत्म संतोष और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब एक बार ये फीलिंग आ जाती है कि मैं खुद क्या किया हूँ ये जानता हूँ, इसमें क्या हुआ है वो मैं जानता हूँ, तो फिर वो आगे भी मोटिवेशन देती रहती हैं चीजें। सर भ्रष्टाचार एक बड़ा दानव है समाज में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, सब जगह पे है। तो इसे नाबूद कैसे किया जाए? क्या आपके पास में ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है कि इसे किस तरह से निपटा जाए? वीक एंटी करप्शन का तो मुझे कोई अनुभव नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा कमेंट करना भी मेरे दृष्टि से हम कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे। जनता की अपेक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे हम, हमारी बात आधी छूट गई थी। जनता से क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं कि आपको किस तरीके से वो सपोर्ट करे और किस तरीके से आप साथ में मिलके समाज से क्राइम को हटा सकते हैं? पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस बात पर टिका हुआ है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिले, और सजा मिले तो उसका डिटरेंस क्रिएट हो, अगले आदमी को गुनाह करने के पहले ख्याल हो कि उसने ये किया था तो उसको 15 साल 20 साल जेल में काटने पड़े। सजा कब पड़ेगी? जब आई विटनेस या विटनेस कोर्ट में जाकर के सही फैक्ट्स डिस्क्राइब करेंगे। वो कब होगा? जब विटनेस सामने से आकर के पुलिस को स्टेटमेंट देंगे और कोर्ट में जाकर के जो सच्चाई है उस पर टिके रहेंगे, ना कि कोर्ट में बार बार जाना पड़ेगा इस भय से बचने की कोशिश करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार ही पब्लिक का सपोर्ट है। तो अगर पब्लिक सामने से सपोर्ट करेगी तो मेरा यकीन है कि क्रिमिनल्स को सजा पड़ने का ट्रायल के अंत में डिटरेंस बहुत बड़ा होगा और गुनाहखोरी जरूर कम होगी। सर आपकी कोई ऐसा गोल है लाइफ का कि अब मुझे ये करना है आगे चलकर, या कुछ समाज में कुछ नया करना है? कोई लाइफ का हर किसी व्यक्ति का अपना एक गोल होता है, आपका क्या गोल है? एक सभी का मन रहता है कि हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ ऐसा करके बताएं कि लोग उस चीज के लिए याद करें। तो
कुछ ना कुछ ऐसा है, जब करने का समय आएगा, जब करने में सक्षम होंगे तो जरूर बताएंगे विवेक। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट विवेक, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, आपकी खास पेशकश सबसे